चलो जी, तो स्टार्ट कर देते हैं बेटा। बेटा हमारा इकोट्रिक्स में जो पहला टॉपिक होता है वो होता है लीनियर रिग्रेशन। ठीक है जी। लीनियर रिग्रेशन को समझने के लिए पहले हमें एक टॉपिक छोटा सा और समझना पड़ेगा, दैट इज कोरिलेशन। अब समझना बेटा एक छोटी सी बात, देखो कोरिलेशन आपने दो जगह किया हुआ है। एक मेरे ख्याल से आपने 11th क्लास में इकोनॉमिक्स में कोरिलेशन सीखा होगा, प्लस एक हमने सेमेस्टर 2 में भी कोरिलेशन किया था स्टैटिस्टिक्स के अंदर, चैप्टर 5 में जब डिवोर वाले से किया था। तो यहां पर जो कोरिलेशन है ना, वो वाला है जो हमने 11th 12th में किया था, सेमेस्टर 2 वाला नहीं है। सेमेस्टर 2 में याद करो जरा, हमारी बुक थी प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, यानी कि हर चीज हमने प्रोबेबिलिटी की हेल्प से की थी। कोरिलेशन भी हमने प्रोबेबिलिटी की हेल्प से निकाला था तब। अभी ऐसा नहीं है, अभी विदाउट प्रोबेबिलिटी वाला कोरिलेशन हमको करना है। तो पहले कुछ बेसिक आपको बता रहा हूं, फिर हम आगे चलेंगे और फिर रिग्रेशन पर आएंगे। समझो जी जरा, देखो बेटा कोरिलेशन है क्या। कोरिलेशन को हम आर से डिनोट करते हैं। कोरिलेशन हमेशा -1 और +1 के बीच में ही रहता है। कोरिलेशन दो सीरीज का आपस का रिलेशन है। मान लो हमारे पास दो सीरीज हैं एक्स एंड वाई, अगर दोनों सीरीज इंक्रीजिंग है तो कोरिलेशन पॉजिटिव आता है इनका। हमारे पास दो सीरीज हैं एक्स एंड वाई, अगर दोनों सीरीज डिक्रीजिंग है तो कोरिलेशन पॉजिटिव आता है इनका। कोरिलेशन होता है सीरीज का आपस का रिलेशन, म्यूचुअल रिलेशन। अगर एक सीरीज इंक्रीज कर रही है दूसरी भी इंक्रीज कर रही है, यानी कि सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो कोरिलेशन पॉजिटिव है। अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है तो कोरिलेशन पॉजिटिव है, चाहे वो डायरेक्शन अपवर्ड हो, दोनों ऊपर जाए एक साथ या दोनों नीचे आए एक साथ। अगर कभी ऐसा हो कि एक सीरीज इंक्रीज करती है उस वक्त दूसरी सीरीज डिक्रीज करती है, तो कोरिलेशन नेगेटिव आएगा। या वाइस वर्सा, एक डिक्रीज करती है दूसरी इंक्रीज करती है तो कोरिलेशन नेगेटिव आएगा। यानी कि इनवर्स रिलेशनशिप है इसमें। जैसे आप सोच के बताओ, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, आपको पता है अगर प्राइस इंक्रीज करेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज करेगा, यानी कि इनके बीच का कोरिलेशन कैसा है बेटा, नेगेटिव कोरिलेशन है। तो कोरिलेशन का थोड़ा थोड़ा सा मतलब समझ में आ रहा है कि दो सीरीज का आपस का रिलेशन है ये। अगर दोनों सीरीज सेम डायरेक्शन में मूव करेंगी तो कोरिलेशन पॉजिटिव आएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी तो कोरिलेशन नेगेटिव आएगा। इतनी बात समझ में आती है, बेसिक। ठीक है जी। अब सुनो जरा ध्यान से। अब यहां पर कई बार कुछ गड़बड़ भी हो जाती है। देखो जी, मैंने एक सीरीज ले ली, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के सिर पे सफेद बाल। ठीक है जी, एज बढ़ रही है उनकी तो उनके सिर पे सफेद बाल बढ़ रहे हैं। ठीक है जी। चल, दूसरी सीरीज मैंने ले ली, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एट एस क्लासेस। हम ऑफलाइन से ऑनलाइन में आए जैसे ही, तो हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट धीरे धीरे बढ़ने लगे, क्योंकि ऐसे बच्चे जो बहुत दूर रहते थे पहले ऑफलाइन क्लासेस में नहीं आ पाते थे, अब ऑनलाइन में आ जाते हैं वो भी। तो ये भी इंक्रीजिंग सीरीज है भाई, वो भी इंक्रीज हो रहा है वो भी इंक्रीज हो रहा है। लॉजिकली यहां पर अगर हम देखें, जो राइट साइड में मैंने सीरीज लिखा, अगर दोनों सीरीज इंक्रीज कर रही हैं तो बेटा कोरिलेशन कैसा होना चाहिए इनके बीच में, पॉजिटिव। ठीक है जी। लेकिन एक प्रॉब्लम है यहां पर, हम थियोरेटिकली क्या कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हैं इन दोनों वेरिएबल्स में, कि हमारे इस क्लासेस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से मोदी जी के सिर पे सफेद बाल इंक्रीज हो रहे हैं? नहीं कर सकते। उल्टा चलते हैं, क्योंकि मोदी जी के सिर पे सफेद बाल इंक्रीज हो रहे हैं इसलिए हमारे इस क्लासेस के स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, ऐसा भी नहीं कर सकते। तो यानी कि कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप तो बन नहीं रहा। सिंपल आप मैथमेटिकल रिलेशनशिप देख रहे हो विच इज नॉन सेंस। नॉन सेंस कोरिलेशन बोलते हैं बेटा इसको, या फिर टेक्निकली हम लोग बोलते हैं स्प्यूरियस, SPURIOUS, स्प्यूरियस कोरिलेशन। तो हमने कहा कि स्प्यूरियस कोरिलेशन एक ऐसी स्टेट है जहां पर देयर इज नो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, स्टिल ड्यू टू सम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वी कैलकुलेट कोरिलेशन। भाई जब कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है ही नहीं तो हमको कोरिलेशन कैलकुलेट नहीं करना चाहिए।
फिर भी अगर हम कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, स्प्यूरियस कोरिलेशन। समझ में आती है इतनी बात? अभी जो लिखा हुआ है इसमें अपने को क्या क्या समझ में आना चाहिए ये सुन लो। पहली बात, कोरिलेशन क्या होता है, ये दो सीरीज का म्यूचुअल रिलेशनशिप है। डायरेक्शन देखते हैं सिर्फ हम, दोनों सेम डायरेक्शन में तो पॉजिटिव, ऑपोजिट डायरेक्शन में तो नेगेटिव। दूसरी बात की कोरिलेशन -1 और +1 के बीच में रहता है। ऐसा क्यों रहता है ये मैं थोड़ी देर के बाद आपको इसका जस्टिफिकेशन भी दे दूंगा। और तीसरी बात की स्प्यूरियस कोरिलेशन क्या होता है ये हमको पता होना चाहिए। अगर ये तीन बातें क्लियर है तो हम आगे चलेंगे। फटाफट से इसको कॉपी कर, फटाफट से इसको कॉपी कर। बीच में किसी बच्चे को कुछ पूछना हो तो पूछ भी सकते हैं। हो गया जी, चले आगे। चलो भाई, अब एक बार कोरिलेशन की कैलकुलेशन देख लेते हैं कि अगर हमें कोरिलेशन कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे। ये काम हमने पहले सेमेस्टर में किया हुआ है, लेकिन हमने उस वक्त प्रोबेबिलिटीज की हेल्प से किया था। इस बार जो हमारे इकोटेक्स में आएगा वो विदाउट प्रोबेबिलिटीज आएगा। तो आप लिख लो फटाफट से, कोरिलेशन को हम स्मॉल r से डिनोट करेंगे और इसके लिए एक्सप्रेशन होगा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार ओवर रूट ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस वाई बार का स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग कोरिलेशन कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको बताता हूं। देखो जी, x और y दो सीरीज मुझे दी हुई हैं, आप कॉपी कर लो साथ साथ। ये हमारी सीरीज है, हमें इसमें कोरिलेशन कैलकुलेट करना है। तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, कभी भी स्टेप्स नहीं याद करने हैं, सिर्फ फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला हमको याद है, वो फॉर्मूला हमको गाइड कर देगा कि क्या क्या करना है। सबसे पहले हमको x बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, सिग्मा x बाय n। इसका सम करेंगे तो सिग्मा x आ जाएगा, इसका सम करेंगे तो सिग्मा y आ जाएगा। फिर हम y बार कैलकुलेट करेंगे, सिग्मा y बाय n। करो एक बार, देखो कितना कितना आता है। सिग्मा x और सिग्मा y बता दो। सिग्मा x कितना आ गया, 30। n हो गया नंबर ऑफ पेयर्स, 1 2 3 4 5। तो n हमारे पास 5 है यहां। तो x बार आ गया 6। सिग्मा y कितना आ रहा है, 24 बाय 5। तो ये आ गया हमारे पास 4.8। एक काम करते हैं, रुको, थोड़ा सा ना करेक्शन कर लेते हैं क्वेश्चन में, ताकि चीजें आसान हो जाए हमारे लिए। या एक काम करो, ऐसे चलते हैं, कोई बात। कैलकुलेटर्स तुम्हारे पास है, अलाउड है। चलो जी, तो ये हमारे पास x बार और y बार आ गया है। पहुंच गए सब बच्चे यहां तक? ठीक है, तो मैं यहां पर x बार और y बार की वैल्यू लिख रहा हूं बस। x बार आ गया हमारे पास 5 और 6।
और ये आ गया 4.8। अब हमको क्या क्या चाहिए? अब देखो, सबसे पहले हमको चाहिए x माइनस एक्स बार, यानी कि हर नंबर में से x बार यानी कि 6 माइनस कर देंगे। 5 माइनस 6, 9 माइनस 6, 8 माइनस 6, 2 माइनस 6 एंड 6 माइनस 6। ये हो गया x माइनस एक्स बार। और फिर हमको चाहिए x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। इन सब नंबर्स का स्क्वायर कर देंगे। ये आ गया सिग्मा ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ये देखो क्या आता है, x माइनस एक्स बार, हर नंबर में से x बार यानी कि 6 माइनस कर दिया और फिर हर नंबर का स्क्वायर कर दिया। जो नेगेटिव है वो नेगेटिव रहेगा, जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है जी। यहां पर एक बात छोटी सी मैं आपको और याद दिला दूं, इस सीरीज का सम हमको नहीं करना है x माइनस एक्स बार का सम, क्योंकि हमेशा ये जीरो आएगा। हमने फर्स्ट सेमेस्टर में किया था, जब भी रियल मीन से डेविएशन लेते हैं किसी नंबर की, किसी सीरीज की, तो उनका सम हमेशा जीरो आता है। तो इसका सम हमें करने की जरूरत नहीं है, ना ही फॉर्मूला में कहीं रिक्वायर्ड है। तो अब आप मुझको बता दो, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर ये कितना आ गया? वैसे है मेरे पास इसका आंसर, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर ये 30 आ रहा है मेरे हिसाब से। तो मैंने यहां लिख दिया x माइनस एक्स बार का स्क्वायर 30। पहुंच गए बच्चों यहां तक? हो गया? ठीक है। अब इसके बाद हम लोग y माइनस वाई बार और y माइनस वाई बार का स्क्वायर कर देंगे ऐसे ही। y माइनस वाई बार, हर नंबर में से y बार यानी कि 4.8 माइनस कर देंगे। 6 माइनस 4.8 1.2। इसी तरीके से आगे आगे करते जाएंगे। 2 माइनस 4.8 इज 2.8। 5 माइनस 4.8, इस तरीके से करते जाओगे। देखो ये ऐसा आता है कि नहीं आता। इसका सम भी जीरो आएगा अगर हम करके देखना चाहें तो, वैसे जरूरत है नहीं। y माइनस वाई बार का स्क्वायर करना है हमको, जो कि चाहिए हमको फॉर्मूला के लिए। y माइनस वाई बार का स्क्वायर्ड सम, ये देखो कितना आता है। मेरे पास एक आंसर है जिसमें 34.8 आ रहा है। आप एक बार क्रॉस चेक कर लो क्या ये ऐसा आ रहा है या नहीं। निश्चय ऐसा आ गया क्या? कर लो कोई बात। तो अगर राइट साइड में मैं इस फॉर्मूला में वैल्यू डालूं, तो मेरे पास x माइनस एक्स बार का स्क्वायर 30 आ चुका है, y माइनस वाई बार का स्क्वायर 34.8 आ चुका है। अब आप ये समझ गए होंगे कि मुझको अब एक ही सेल और बनाना है। अब की बार मुझको क्या चाहिए? x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, यानी कि -1 इंटू -1.2, ऐसा। अगेन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, 3 इंटू -2.8। इस तरीके से करता जाऊंगा और फिर इस सीरीज का जो सम आएगा ये आएगा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार का सम। एक बार करो जरा कैलकुलेशन और क्रॉस चेक कर लो क्या ये 26 आ रहा है, और फॉर्मूला में ऊपर हम 26 लिख देंगे और कोरिलेशन आ जाएगा, जो कि -1 और 1 के बीच में ही होना चाहिए। पहले बेटा आप क्रॉस चेक कर लो कि ऐसा हो रहा है कि नहीं, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, ये देख लो।
x माइनस एक्स बार y माइनस y बार। ध्रुव भाई आ गया -26 आ रहा है क्या? ठीक है, तो फाइनली अब कोरिलेशन कितना आ रहा है? कर लो। शिवम भाई करिए कैलकुलेशन कुछ। कर रहा हूँ। एक बार कैलकुलेशंस कर लो और फिर क्रॉस चेक करना क्या ये -0.805 आ रहा है कि नहीं। हो रहा है क्या निष्ठा ऐसा? बोलो भाई। -0.807 आ रहा है। हाँ चलेगा। डेसिमल के थर्ड प्लेस पे थोड़ा सा वेरिएशन होगा तो चलेगा। ठीक है, चलो भाई। तो अब आपको कोरिलेशन कैलकुलेट करना आ गया है। मैं क्या चाहता हूं, एक आप मुझे फटाफट से एक क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करके दिखा दो। फटाफट एक क्वेश्चन लिखो और आप मुझे इसकी कोरिलेशन कैलकुलेट करके दिखा दो। आप मुझे इसमें सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, y माइनस वाई बार का स्क्वायर, x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, ये बता देना। और x बार और y बार भी बता देना। फिर उसके बाद तो बस फॉर्मूला में वैल्यू ही डालनी है। करो जरा कैलकुलेशंस और एक एक करके मुझे बताना कि क्या आता है। चलो भाई, अब सुनो एक बार। देखो बेटा, ये डेटा है और इसका मीन ये आ गया एक्स बार वाई बार, और ये एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, और ऐसे ऐसे, और कोरिलेशन आ गया। ठीक है जी, ये सारा डेटा है, करेक्ट है, और कोरिलेशन भी आपका आ गया, बहुत बढ़िया है। ठीक है, यहां पर हमने एक बात छोटी सी नोट की होगी, इसको बाद में प्रूफ्स एंड डेरिवेशन में दोबारा से सीखेंगे, आप समझना। देखो जी, प्रीवियस क्वेश्चन में आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि मैंने क्या किया। एक्स की जो सीरीज थी 59826, मैंने हर नंबर में 10 ऐड कर दिया, 15 19 18 12 16 कर दिया। y की जो सीरीज थी 62592,
मैंने हर नंबर में 20 ऐड कर दिया। ऐसा करने से हुआ क्या, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, y माइनस वाई बार का स्क्वायर और x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार, तीनों में कोई फर्क नहीं आया, तीनों सेम आ गए। आप ध्यान से देखो, यही थे पिछले क्वेश्चन में भी, ये प्रीवियस क्वेश्चन है, यही थे तीनों। तो एज अ रिजल्ट हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब भी हम सीरीज में कुछ प्लस माइनस करते हैं उससे कोरिलेशन को कोई असर नहीं पड़ता है। क्लियर है बेटा, समझ में आ गई ये चीज, हमने प्रैक्टिकली वेरीफाई कर ली यहां पर। चलो अब आगे चलते हैं, अब समझते हैं जरा कि ये जो कोरिलेशन हमने फाइंड किया है ये बताता क्या है हमको। देखो सुनो बेटा, हमारे पास एक एक्स सीरीज है, एक वाई सीरीज है। हमने कहा एक्स सीरीज में अगर कुछ चेंज होगा तो वाई में भी चेंज होगा, यही तो कोरिलेशन है। लेकिन वाई सीरीज में जो चेंज हो रहा है उसका कुछ पार्ट है जो ड्यू टू एक्स हो रहा है, और उस चेंज का कुछ पार्ट होगा बेटा ड्यू टू अदर फैक्टर्स। वो अदर फैक्टर्स क्या है हमें नहीं पता, हमने तो सिर्फ एक्स और वाई को स्टडी किया है। ठीक है जी, जो चेंज ड्यू टू एक्स है उसको हम बोलते हैं बेटा एक्सप्लेन्ड वेरिएशन, और जो ड्यू टू अदर फैक्टर्स है इसको बोलते हैं अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन। ठीक है, अब ये जो एक्सप्लेन्ड वेरिएशन है इसको हम कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन भी बोलते हैं, और अनएक्सप्लेन्ड को बोलते हैं बेटा कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन। ठीक है जी, ये होता है बेटा आर स्क्वायर से हमको पता लगता है, और ये होता है 1 माइनस आर स्क्वायर से पता लगता है। अब क्या मतलब हुआ इस बात का आराम से समझ लो, कॉपी से बाद में कर ले। देखो एक्सप्लेन्ड वेरिएशन यानी कि आर स्क्वायर हमें बताएगा कि एक सीरीज का दूसरी सीरीज पर कितना इफेक्ट आ रहा है, और 1 माइनस आर स्क्वायर हमें बताएगा अदर फैक्टर्स का क्या रोल है। एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं, मान लो मैं कोई क्वेश्चन कर रहा हूं जिसमें मेरा कोरिलेशन आ गया 0.9। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं आर स्क्वायर निकाल दूंगा, 0.81 आ गया। इसका मतलब हुआ 81% एक्सप्लेन्ड वेरिएशन है और बचा हुआ 19% अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन है। ये यूवी और ईवी मैं सिर्फ इंग्लिश की टर्म्स लिख रहा हूं, ठीक है, इनको स्टैटिस्टिक्स की टर्म्स में भी देखेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फिलहाल इंग्लिश में मैंने बोला 81% एक्सप्लेन्ड वेरिएशन है, इसका मतलब एक सीरीज में जो चेंज हो रहा है उसका 81% इफेक्ट तो दूसरी की वजह से आ रहा है, और बचा हुआ 19% अदर फैक्टर्स की वजह से आ रहा है। आप इसको ऐसे देख सकते हो कि मैंने कहा प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का रिलेशन निकाल रहा हूं, प्राइस में कुछ इंक्रीज हुआ, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो जाएगा। तो हमने कहा जी क्वांटिटी डिमांड में जो डिक्रीज हुआ है ना उसका 81% तो हुआ है प्राइस की वजह से, लेकिन बचा हुआ 19% अदर फैक्टर्स की वजह से जिनको हम नहीं जानते हैं। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं, अगर R 0.8 है तो बेटा ये बताओ कि R स्क्वायर कितना हो गया, 0.64। इसका मतलब हुआ कि 64% एक्सप्लेन्ड वेरिएशन है और बचा हुआ 36% अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन है। ये बात समझ में आती है इतनी बात? अब दोबारा से सुनना जरा बिल्कुल ध्यान से, अगर R 1 है, आप बताओ बेटा R स्क्वायर कितना हुआ, 1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 100% एक्सप्लेन्ड वेरिएशन है और 0% अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन है, यानी कि एक सीरीज का दूसरी सीरीज पे 100% इफेक्ट पड़ रहा है, और आप दोनों के बीच में कोई भी अदर फैक्टर्स का रोल नहीं है, कोई अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन नहीं है, यानी कि आपका रिलेशन परफेक्ट है। तो जब भी कोरिलेशन 1 होता है हम इसको परफेक्ट कोरिलेशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बेटा परफेक्ट कोरिलेशन, समझ गए हो? क्योंकि एक दूसरे पे आपका 100% इफेक्ट हो रहा है, 100% ज्यादा तो हो भी नहीं सकता। क्लियर है इतनी बात?
अब आप ये भी समझ पा रहे होंगे कि थोड़ी देर पहले जब मैंने आपको बोला कि कोरिलेशन प्लस माइनस 1 के बीच में ही रहता है, ऐसा आप समझ गए होंगे कि क्यों है, क्योंकि 100% से ज्यादा इफेक्ट तो हो ही नहीं सकता ना। ठीक है जी, इतनी बात। अब आप एक छोटी सी बात मुझे बता दो कि अगर यहां R प्लस 0.9 की जगह माइनस 0.9 होता तो क्या कोई फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो आर स्क्वायर से ही डिटरमिन कर रहे हैं सारी चीजें। तो इस तरह के कमेंट में अगर कोरिलेशन +1 हो या -1 हो या कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी फिगर हो, उससे हमें इस कमेंट में फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है जी? तो आर स्क्वायर हमें बताएगा एक्सप्लेन्ड वेरिएशन, यानी कि दोनों सीरीज का आपस में कितना रिलेशन है, और बचा हुआ रिलेशन है अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन, वो अदर फैक्टर्स की वजह से है, वो हमें नहीं पता क्या होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? ये यूवी और ईवी मैंने इंग्लिश में लिखा है सिंपल। कल को जब हम आगे जाएंगे तो स्टैटिस्टिक्स में ये अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन को हम बोलेंगे RSS, रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स। वो नेक्स्ट क्लास का एजेंडा, आज का नहीं है। तो मैं ऐसे लिखकर, आप भी ना ऐसे लिखकर काट देना, लिखना और काटना, ताकि हमें याद रहे कि यहां RSS अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन को बोलते हैं। और कल को जब हम आगे जाएंगे तो एक्सप्लेन्ड वेरिएशन को हम बोलेंगे ESS, एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर्स। क्या करना है? लिखना है और फिर काटना है, ताकि हमें ध्यान रहे कि एक्सप्लेन्ड वेरिएशन को ESS बोलते हैं और अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन को RSS बोलते हैं। एक बार कॉपी कर लो। बेसिक कॉन्सेप्ट इसका आपको क्लियर होना चाहिए कि हमारे को ये मालूम होना चाहिए कि कोरिलेशन हमको बताता क्या है। कोरिलेशन हमको बताएगा कि सीरीज का आपस में कितना रिलेशन है और अदर फैक्टर्स का कितना रोल है इनके बीच में। कर लो जी कॉपी। बीच में कोई बच्चा कुछ भी पूछना चाहे तो पूछ सकता है। लोविश भाई समझ में आ रहा है? सुन रहा हूँ, मतलब नोट नहीं कर पा रहा, सुन रहा हूँ। कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं ना भाई साथ साथ। मेट्रो में जा कहां रहे हो भाई? सर वो एक्चुअली आ रहा था। अच्छा, चल कोई बात। तो हेडफोन्स लगाए हुए ना, या मेट्रो में सबको ज्ञान बांटते चल रहे हो? लगा रखे ना, ठीक है। सर ये ईवी दूसरी सीरीज के रिस्पेक्ट में बताता है ना? हाँ, एक दूसरे का इफेक्ट बताता है। ओके। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक डिपेंडेंट होगा, वो हम नेक्स्ट क्लास तक वहां पे पहुंचेंगे। जैसे प्राइस और क्वांटिटी में, प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उस पर डिपेंड होकर क्वांटिटी चेंज होगा। तो हमने बोला कि क्वांटिटी में जो भी चेंज आया है उसका इतना % प्राइस की वजह से, इतना % अदर फैक्टर्स की वजह से। वो करा था ना आपने, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इकोनॉमिक्स में। यस सर। वैसा कुछ है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आज हमने कोरिलेशन का बेसिक्स कर लिया है। इसके बाद हमें लीनियर रिग्रेशन, रिग्रेशन लाइंस बनाना सीखना है। वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू कर लेंगे।